तो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, मेरा इस कहानी को लेकर ऐसा मानना है कि ये कहानी आपको भी ज़रूर सुननी चाहिए। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी कहानियाँ बार बार जन्म नहीं लेती। बस मैं आपसे इतना चाहूँगा कि आप इस कहानी की गहराई तक जरूर पहुँचे, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो कि शायद पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। और ठीक, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो मुझे इस तरह मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। खैर, अगर आपके पास भी कोई कहानियाँ हैं और आप चाहते हैं कि वो आप मेरी आवाज़ में सुन सकें, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी सुनने के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। तो दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए इस कहानी की ओर रुख करते हैं। ये कहानी हम उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आरोही है और ये कहानी आज से बहुत साल पहले की है। उस समय हम में से किसी को भी ये मालूम नहीं था कि हमारी जिंदगी में इस तरह की भी कोई घटना घटेगी। नहीं मालूम था कि हमारा ऐसे हंसता खेलता परिवार एक ऐसी चीज की चपेट में आ जाएगा जिसके बारे में समझिए हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम था। दोस्तों, हमारा घर शहर की चमक धमक से थोड़ा दूर था। यूं समझिए कि एक छोटे से गांव में। गांव से शहर पहुंचने में 20 से 25 मिनट लगते थे। आपको बता दूं कि हमारा ये घर काफी बड़ा और पुराना पुश्तैनी है। हालांकि देखा जाए तो वहाँ हर तरह की सुख सुविधा तो है, लेकिन उस सुख सुविधा को पाने के लिए हमें घर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और तो और उस समय हमारे घर के सारे निजी काम मेरा बड़ा भाई ही किया करता था। खैर, ये सब तब शुरू हुआ जब मैं 10 से 12 साल की रही होंगी। उन दिनों मेरे माता पिता और हम सब बहुत खुश थे। मेरा भाई कुछ साल पहले पढ़ाई के लिए बाहर गया था और ठीक जब वो वापस आया तो न जाने क्यों उसके वापस आने के बाद घर में माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया। उसे देखकर अक्सर ऐसा लगता था कि जैसे वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहता हो। हालांकि उसकी हर एक बात पर हमने पूरा एग्री किया, लेकिन नहीं मालूम था कि इस एग्री के चक्कर में हम सब धीरे धीरे मारे जाएंगे। एक दिन की बात थी, पिताजी की तबीयत खराब हो गई, तो अब गांव से शहर जाने के लिए हमारे पास कोई खास सुविधा नहीं थी। लेकिन हम जैसे तैसे पिताजी को हॉस्पिटल ले गए। उस दिन पहली बार मेरे भाई ने कहा कि इतना अच्छा होता अगर हम सब मिलकर शहर में रहते। दोस्तों, भाई की इस बात पर पिताजी और माँ ने उसे अजीब तरीके से देखा, लेकिन उसे उस वक्त कुछ भी नहीं कहा क्योंकि पिताजी थोड़ा बीमार चल रहे थे। यूं मानो कि एक बार को तो हम सबको ऐसा लगा कि जैसे भाई ने मजाक में ही कहा होगा, लेकिन हम में से किसी को भी नहीं मालूम था कि उसका एक एक शब्द बिल्कुल सीरियस था। ऐसे ही हॉस्पिटल से आने के बाद एक दिन भाई ने पिताजी से कहा कि वो घर बेचना चाहता है। पिताजी उसकी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि ये घर नहीं बिकेगा। यूं मानो कि पिताजी इतना गुस्से में थे कि उन्होंने भाई को ये तक कह दिया कि अगर तुम में दम है तो खुद जाकर शहर में अपना मकान बनाओ, लेकिन इस मकान को बेचने के बारे में सोचने की जरूरत दोबारा कभी मत करना। दोस्तों, यूं समझिए कि उस वक्त पिताजी और भाई की थोड़ी तू मैं हो गई और भाई गुस्से से घर से बाहर चला गया और पिताजी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उस वक्त पहली बार मैंने माँ की तरफ देखा। माँ के चेहरे पे एक अजीब सा शक था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ जानती है, लेकिन बस कुछ भी कहना नहीं चाहती। हालांकि इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि शायद वो बताना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि जिस तरीके से भाई का रवैया घर में चल रहा था उस हिसाब से माँ के साथ भी झगड़ा होना बिल्कुल आम बात थी। और रही बात पिताजी की, यूं मानो कि उन्होंने जो कह दिया वो एक बार बस कह दिया। इसके बाद माँ उनके सवालों पर कोई जवाब नहीं मांगती थी। बस एक यही कारण था कि माँ ने मेरे बड़े भाई से कभी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, सच कहूँ तो आज मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर हम पिताजी की बात उसी दिन मान लेते तो शायद हमें ये दिन आज देखना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस कहानी की एक ऐसी गवाह हूँ जिसने एक एक करके अपने परिवार के हर सदस्य को खोता हुआ देखा है। पर खैर, भैया तो मानो अपनी जिद पर आ चुके थे। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे। आखिरकार वो सबको एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे, बस इसीलिए वो ये सब कर रहे थे। उन दिनों कुछ समय तक घर में तनाव का माहौल था, लेकिन इसके 2 दिन बाद भैया एक ब्रोकर को घर पर लेकर आए। उस वक्त पिताजी और माँ घर पर नहीं थे और वो ब्रोकर घर को इस तरीके से देख रहा था कि जैसे अभी के अभी इस मकान को हाथों हाथ खरीद लेगा। अब पूरे मकान का मुआयना करने के बाद जब ब्रोकर अपनी बाइक से वापस जा रहा था, तब उसी वक्त पिताजी और माँ घर की तरफ लौट रहे थे। पिताजी ने उस ब्रोकर को बाइक में जाते हुए देखा और फिर सीधा अपने बेटे की तरफ गए। उन्होंने जाकर मेरे भाई से सबसे पहले यही सवाल किया कि ये शख्स कौन था
और ये किस काम के लिए आया था? भैया ने बस इतना ही कहा, ये ब्रोकर था, बस घर को देखने के लिए आया था। दोस्तों उस वक्त पिताजी इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने भाई से एक भी शब्द नहीं कहा और चुपचाप गुस्से में दौड़ते हुए अंदर की तरफ चले गए। दोस्तों ये मानो कि वो दिन भी यूं ही निकल गया और ठीक शाम के वक्त उसी ब्रोकर का कॉल आया। उस वक्त वो ब्रोकर मेरे भाई से कह रहा था कि वो इस घर को बिकवाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन उसके लिए पूरे परिवार की सहमति चाहिए। भाई ने तुरंत कहा कि आप पेपर रेडी करवाओ, परिवार की सहमति मैं लेकर आऊंगा, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। बस दोस्तों इसी एक बात की वजह से कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बाद हमारा पूरा परिवार धीरे धीरे बिखर गया। दोस्तों मुझे आज भी अच्छे से याद है, मेरा भाई पिताजी से बात कर रहा था। वो उस वक्त उन्हीं के कमरे में बैठा हुआ था और अंदर से पिताजी की कई बार गुस्से वाली आवाजें भी सुनाई दे रही थी। लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और इन सब चीजों को नहीं समझ पा रही थी। पर मैं जब भी माँ की तरफ देखती तो माँ के चेहरे पर मुझे एक अजीब सी शंका महसूस होती। ऐसा लगता कि जैसे वो सब कुछ जानते हुए भी किसी को कुछ भी बताने का ढोंग कर रही हो। आज जब मैं इतनी बड़ी हो गई तो मैं ये समझ सकती हूँ कि माँ आखिर ऐसा क्यों कर रही थी। पिताजी की वो गुस्से वाले शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उनकी एक आवाज मुझे आज भी याद आती है जो कि उन्होंने अंदर मेरे भाई से कही थी, नहीं तो नहीं। दोस्तों मैंने साफ साफ देखा भैया पिताजी के रूम से बड़े ही गुस्से से बाहर निकले और चुपचाप अपने रूम में जाकर सो गए। दोस्तों वो रात हमारी जिंदगी की सबसे काली रात थी, क्योंकि उस रात को पिताजी अचानक से बीमार पड़ गए। उस वक्त हमारे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं था कि हम उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। खैर एक तरफ माँ पिताजी को सहलाती रही और मेरा बड़ा भाई गुस्से में अपने कमरे से बाहर तक नहीं आया। दोस्तों रात भर पिताजी को नींद नहीं आई, इसीलिए वो आंगन में चले आए। आपको बता दूं कि हमारे आंगन में एक छोटा सा मंदिर है जो कि हमारे पूर्वजों ने बनाया था। मेरे पिताजी चुपचाप उस मंदिर के सामने जाकर खड़े हो गए। कुछ देर वो चुपचाप ऐसे ही खड़े रहे और देखते ही देखते उनके सामने हमारे पितर यानी हमारे दादा परदादा सब मेरे पिताजी को मंदिर के सामने खड़े हुए दिखाई दिए। वो बस पिताजी को लगातार देख रहे थे और मेरे पिताजी बहुत देर तक वहीं खड़े रहे। दोस्तों इसके अगले दिन मेरा बड़ा भाई पेपर तैयार करके घर पर ला चुका था। उसने सोचा था कि इस बार मैं पिताजी से बड़े ही पोलाइटली बात करूंगा ताकि हमारे घर की जितनी भी समस्या है वो उसका हल निकाल सके। दोस्तों मैं आपसे फिर से ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरा बड़ा भाई कोई बुरा आदमी नहीं था, वो बस हमारे परिवार के लिए लड़ाई कर रहा था। आखिरकार उसका बस इतना ही कहना था कि हम जब तक इस घर में रहेंगे हम अपनी तरक्की को पीछे छोड़ते रहेंगे, इसीलिए यहाँ से शहर जाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आज भी बहुत एग्री करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हम बदल नहीं सकते और ठीक समय सबके लिए कभी एक जैसा नहीं होता। बस यही सोचकर मेरा बड़ा भाई पिताजी के कमरे में उनसे मिलने के लिए गया। उस वक्त पिताजी अपने बेड पर सो रहे थे और मेरा बड़ा भाई बड़े ही आराम से उनसे बातें करने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई। कमरे से सिर्फ मेरे भाई की आवाज़ें आ रही थी। पिताजी ने उसके जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा। ये मेरे वो पिताजी थे जो कि गुस्से में इतनी तेज बोलते थे कि कमरा तो छोड़ो उस मकान के बाहर तक आवाज़ चली जाए। लेकिन इस बार पिताजी ने एक शब्द भी नहीं कहा। दोस्तों अब ठीक जब मेरे बड़े भाई को लगा कि पिताजी शायद नहीं मानेंगे तो उन्होंने बेड पर जाकर उन्हें हिलाने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने पिताजी को हिलाया तो पिताजी ने अपना दायां हाथ नीचे की तरफ छोड़ दिया। ये देखकर मेरे भाई की आंखें खुली की खुली रह गई क्योंकि पिताजी जा चुके थे और तो और उनकी एक आंख से आंसू भी गिर रहा था। और ठीक जब मेरा बड़ा भाई रूम से बाहर आया तो उसने रोते हुए माँ को ये सारी बातें बताई। उस वक्त माँ एकदम सुध-बुध खो चुकी थी। वो दौड़ते हुए पिताजी के कमरे में गई और जोर जोर से रोने लगे। दोस्तों यूँ समझिए कि घर का माहौल एकदम अजीब हो गया था। एक तरफ भाई सर पकड़कर कोने में बैठा था और माँ लगातार रोए जा रही थी। पूरा घर एकदम मानो शांति में डूब गया। उस वक्त ब्रोकर की एक अच्छी बात यह थी कि जब वो घर पर आया और उसने हमारे घर का जब ये माहौल देखा तो वो चुपचाप वापस चला गया। उसका कहना था कि मैं समझ सकता हूँ और ऐसी मुश्किल परिस्थिति में आप अपने परिवार का ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यूँ समझिए पिताजी का साया तो सर से उठ गया था। घर की सारी जिम्मेदारी अब मेरे बड़े भाई के ऊपर आ गई थी। न जाने क्यों पर भाई को उस घर से चिढ़ होने लगी थी। उसे अक्सर ऐसा लगता था कि पिताजी ने घर का स्ट्रेस लिया था, इसीलिए उन्हें हार्ट अटैक आ गया होगा। खैर कुछ 15 या 20 दिन गुजरने के बाद मेरा भाई फिर से पेपर रेडी करवाकर घर पर ले आया। दोस्तों उस दिन पेपर के साथ साथ वो कुछ पैसे भी घर पर लेकर आया हुआ था। यही कोई 1 या 2 लाख रुपए होंगे। उन पैसों को देखकर माँ एकदम समझ चुकी थी कि शायद इसने घर को बेचने की डील तय कर ली है और ये पैसे टोकन मनी के तौर पर इसे दिए गए होंगे। दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसी रात
खाना खाने के बाद जब मेरा बड़ा भाई सोने के लिए गया तो नहीं मालूम कैसे वो भी उस रात हमें छोड़कर जा चुका था। अगली सुबह जब माँ उसे चाय देने के लिए उसके कमरे में गई तो माँ ने देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। ये सब देखकर उस वक्त माँ के हाथों से चाय की प्याली छूट गई और तो और एक बार फिर से घर में मातम छा गया। दोस्तों यूं समझे कि हमारे घर की ये 2 मौतें हमारे लिए कितनी भारी पड़ी, लेकिन अभी हमें यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि ये सब कुछ घर को बेचने के कारण हो रहा है। धीरे धीरे मैं और माँ एकदम अकेले से हो गए। माँ ने यह फैसला किया कि हम अपने आधे मकान को किराए पर लगा देंगे और उससे जो भी पैसा आएगा उससे मेरी पढ़ाई चलती रहेगी। दोस्तों धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई। मेरे ऊपर माँ ने जितना भी खर्चा किया वो मेरे लिए काफ़ी था, लेकिन अब मुझे ज़रूरत आ चुकी थी गांव से बाहर शहर में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। माँ ने कुछ 4-5 महीनों का किराया इकट्ठा करके मेरे हाथों में थमा दिया। उसने बस एक ही बात कही, बेटा अपने भविष्य पर ध्यान रखना। मैं बस तुमसे इतनी ही उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में अब आगे जो भी करोगी बहुत अच्छा करोगी। दोस्तों मैं यहाँ शहर में आ गई। मैंने एक पीजी भी ले लिया और माँ भी किराएदारों के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगी। सब कुछ मानो एकदम नॉर्मल चल रहा था। कभी भी किराएदार ने कोई भी शिकायत नहीं की, ना कोई झगड़ा ना कोई मतभेद, बस सब कुछ लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी। मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती तो माँ बिना बोले मुझे पैसे भेज दिया करती थी। यूँ मानो कि मेरी लाइफ एकदम सही ट्रैक पर चल रही थी। कॉलेज में मेरे कुछ दोस्त भी बने। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मैं जब भी उन्हें अपने घर के बारे में बताती तो उनको ऐसा लगता कि गांव का घर होगा, 2-4 गाय और टीन की छत वगैरह होगी। लेकिन उनमें से किसी को नहीं मालूम था कि हमारा जो घर है वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था। खैर ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन अचानक मेरे पास माँ का कॉल आया। माँ ने कहा कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, क्यों ना तू 10-15 दिनों के लिए वापस गाँव में आ जा। दोस्तों जब माँ ने मुझसे बातें कही तो मैंने माँ को बिल्कुल भी मना नहीं किया। मैंने कहा बस यही कोई 1-2 एग्जाम रह गए हैं, उसके बाद मैं आपसे आकर जरूर मिलूंगी और आपकी पूरी सेवा करूंगी। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ मेरे कुछ बहुत ही खास दोस्त बन चुके थे। ये समझे कि सबसे बेस्ट फ्रेंड, जिसे हम एक तरह से अपना भी कह सकते हैं। बस उन्हीं दोस्तों में से मेरा एक दोस्त था अर्जुन एक तांत्रिक का लड़का था। वो बताता है कि उसके पिताजी अक्सर लोगों का उतारा करते हैं और तो और वो ये भी बताता है कि उसे भी कई बार कुछ चीजें महसूस हो जाती हैं। हालांकि उसके अंदर अभी शक्तियां नहीं है, मगर कुछ अंश उसके अंदर आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ तक एकदम सब कुछ ठीक था और तो और मैंने अपने घर के बारे में इन्हें ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था। बस इतना ही कहा था कि हमारा भी गांव में एक बड़ा मकान है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल गरीब हैं। बस मैंने उनसे एक बात छुपाई थी कि उस घर को मैं भी बेचना चाहती थी, क्योंकि माँ की जिस तरीके से तबीयत खराब रहती और तो और मेरे उनके बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां भी हो रही थी। जब मैं मुड़कर शहर की तरफ देखती हूँ तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है कि कैसे मेरे सारे फ्रेंड्स उन्हीं आसपास की कॉलोनियों में रहते हैं जहाँ पर मेरा कॉलेज है। बस दोस्तों मेरा एक ही मकसद था कि मैं भी कुछ बनकर यहाँ पर अपने एक मकान बना सकूँ, लेकिन मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं थे। बस मैं इतना जानती थी कि किसी भी तरह हमारा वो गांव का मकान बिक जाए। मुझे लगता था कि माँ मेरी बात पर पूरा विश्वास करेगी। आखिर घर में लास्ट मैं ही बची थी, बाकी सब लोग जा चुके थे। बस दोस्तों यही बात सोचकर मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरे गांव में पहुंची। मेरा गांव देखने के बाद मेरे सारे दोस्त बेहद खुश थे, यहाँ तक कि जब उन्होंने मेरा घर देखा तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने कहा कि ये कितनी पीसफुल जगह है, यहाँ पर कितनी शांति रहती है, काश हमारा भी ऐसा ही एक घर होता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों घर पहुंचने के बाद माँ ने सबको चाय पिलाई और सबके सब इतने खुश थे कि बस पूरे घर के चक्कर ही काट रहे थे। पूरा दिन यूं ही खेतों में घूमने के बाद वापस घर आकर हम सब ने बहुत अच्छे से डिनर किया। डिनर करने के बाद हम सब अपने अपने कमरों में वापस सोने के लिए चले गए। उस बीच जब सब लोग अपने कमरे में सो रहे थे तब मैंने माँ से जाकर बात करी। मैंने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की कि माँ मुझे शहर से ज़्यादा उम्मीदें हैं, वहाँ पर हर चीज़ मुंह के सामने मिल जाती है। बस आप प्लीज़ किसी भी तरह मेरी इस बात पर हाँ बोल दीजिए, ये आपके और मेरे भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। दोस्तों माँ एकदम चुप बैठी रही। फिर अचानक माँ तो माँ ही होती है, उसके पास मेरे अलावा और कोई था भी तो नहीं। बस उसने ऐसे ही सारे ला के बोल दिया कि ठीक है। दोस्तों माँ की इस हाँ से मैं बेहद खुश थी, लेकिन मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि जब भी इस बारे में घर में चर्चा होती है तो किसी न किसी की मौत हो जाती है। इसीलिए मैं चुपचाप वापस आकर अपने रूम में सो गई। दोस्तों इसके कुछ देर बाद अर्जुन ने मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मुझसे कहने लगा कि मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। मैंने उसे ठीक किचन का रास्ता बताया
और उसे पानी लाने को कहा। वो किचन की तरफ जा ही रहा था और मैं उसे बस देखे जा रही थी ताकि उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अर्जुन पानी लेकर हंसता हुआ अपने रूम में वापस चला गया, लेकिन मैं दरवाज़ा बंद कर दी, पर वो पानी पीने के तुरंत बाद ही वापस आंगन में घूमने लगा। मुझे लगा शायद ऐसे ही कोई जायजा ले रहा होगा, लेकिन उस वक्त अर्जुन ऐसे घूम रहा था जैसे अर्जुन नहीं कोई और घूम रहा हो। वो उस वक्त ठीक अपने दोनों हाथों को पीछे ऐसे घूम रहा था जैसे गांव का कोई बुजुर्ग घूम रहा हो। वो धीरे धीरे पूरे घर का मुआयना कर रहा था। उस बीच मैंने देखा कि अर्जुन धीरे धीरे चलता हुआ घर के उसी मंदिर के सामने जाकर खड़ा हो गया जो कि हमारे घर के पूर्वजों का मंदिर था। अर्जुन एक टक बस उस मंदिर की तरफ देखता ही रहा। उस वक्त उसे क्या दिख रहा है क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब काफी देर हो गई मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते ही कहा कि अर्जुन तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? इतनी रात को आंगन में क्या कर रहे हो? दोस्तों सच कहती हूं, अर्जुन ने बिना पलटे मुझसे बस इतना ही कहा कि आरोही तुम इस घर को नहीं बेच सकती। दोस्तों उसकी बात सुनकर मैं एकदम चौंक गई। आखिर ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, तो अर्जुन ने ऐसे कैसे कहा? मैंने एकदम उसका कंधा झटकते हुए कहा, अर्जुन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मानो अर्जुन एकदम मुझे देखता ही रह गया। उसने मुझसे कहा कि मैंने क्या किया? मैं तो बस मंदिर की तरफ देख रहा था। मैंने अभी कुछ कहा क्या? मैंने अर्जुन की तरफ अजीब निगाहों से देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले उसने जो कुछ भी कहा वो उसने नहीं कहा था। न जाने ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उससे ये सब बुलवा रही थी। मैंने उससे उस वक्त ज्यादा बात नहीं की और उसे चुपचाप कमरे में सोने के लिए भेज दिया। उस वक्त अर्जुन कमरे में जाते वक्त इतना ही कह रहा था कि आरोही मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस ऐसे ही मुआयना कर रहा था और कुछ भी नहीं। मैंने उसे कमरे में धकेलते हुए कहा कोई बात नहीं, इस बारे में सुबह बात करेंगे। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया और मैं भी ठीक अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो गई। अब दोस्तों उस रात ऐसा क्या हुआ क्या नहीं इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि अर्जुन ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। बस अगले दिन मैं क्या देखती हूँ, अर्जुन अपना बैग तैयार करके वापस जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने जब अर्जुन से पूछा कि अर्जुन क्या बात है, अभी तुम्हें आए 2 ही दिन हुए हैं और तुम अभी से जाने की बातें कर रहे हो? अर्जुन ने कहा नहीं, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैंने एक बार फिर से अर्जुन की तरफ देखा और उससे कहा कि अर्जुन तुम्हें क्या हो गया, तुम तो ऐसे नहीं थे। दोस्तों अर्जुन ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा नहीं, मैं बदला नहीं हूं, मैं बस कुछ सवालों का जवाब जानना चाहता हूं। मेरे पास इतनी शक्तियां नहीं है, मैं बस महसूस कर सकता हूं, लेकिन इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। दोस्तों अब ठीक अर्जुन घर छोड़कर जाता इससे पहले मैंने उससे रात वाला सवाल दोबारा किया। मैंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? अर्जुन ने मुझसे हाँ कहा। मैंने उससे पूछा कि रात को तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम इस घर को बेच नहीं पाओगे? अर्जुन कुछ सेकंड तक तो चुप रहा, फिर उसने कहा वो शायद मैंने नहीं कहा होगा। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे अंदर कुछ अंश आते हैं, लेकिन वो पूरी तरह अभी मेरे अंदर समाये नहीं है। बस यूं समझो कि कुछ सवालों का जवाब पाने के लिए हमें शक्ति से कनेक्ट करना पड़ता है, जहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। बस दोस्तों फिर क्या था, अर्जुन अपने घर वापस चला गया और इधर 1-2 दिन बाद मेरे 2-4 फ्रेंड वो भी वापस चले गए। मैं बस माँ के साथ अकेली रहा करती थी। माँ अब धीरे धीरे बेहतर हो चुकी थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। किराएदारों की तरफ से एक भी कंप्लेंट घर पर नहीं थी। मैं बस अक्सर माँ को भविष्य के सपने दिखाती रहती थी, लेकिन माँ मेरी हर बात पर मुस्कुराती नहीं थी। बीच बीच में थोड़ी वो टेंशन में भी दिखाई देती थी। ऐसा लगता था मानो कि जैसे वो मेरी पूरी बात से सहमत ना हो। दोस्तों ऐसे ही रात का समय था, मैं अपने कुछ सेमेस्टर की तैयारी कर रही थी। उस वक्त माँ कमरे में चुपचाप सो रही थी। मैं जब ठीक पानी लेने के लिए माँ के कमरे के बाहर से गुजरी तो मुझे माँ की सांसों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। कमरा एकदम शांत हो चुका था, जबकि माँ अक्सर सांस लेते समय कई बार खर्राटे भी लिया करती थी। मैंने जब दरवाज़ा खोलकर माँ को आवाज़ लगाई तो माँ ने बदले में कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने तुरंत जब लाइट ऑन की तो देखा कि माँ मेरी तरफ पीठ करके सो रही थी। मैंने जैसे ही माँ को हिलाने की कोशिश की तो माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया था। दोस्तों वो ऐसा पल था कि उस वक्त मैं क्या करूं, किससे कहूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं भागते हुए ऊपर से किराएदारों को नीचे लेकर आई। जब उन लोगों ने माँ की तरफ देखा तो अचानक उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा कि बेटा माँ अब माँ नहीं रही। दोस्तों मैं एकदम हताश हो गई। मैं अपने दोनों पैरों से जमीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों उस दिन मुझे पता चला कि शायद इस घर में ही कोई कमी है, कोई ऐसी शक्ति इस घर में छुपी है जो कि धीरे धीरे हमें खत्म कर रही है। इसके ठीक अगले दिन
माँ का क्रियाक्रम हुआ और जैसे ही गांव के सभी लोग माँ को शमशान घाट में जलाकर वापस आए तो उसी बीच मैंने अर्जुन को अपने दरवाजे के मेन गेट पर पाया। उस वक्त मैं एकदम शांत बैठी हुई थी और अर्जुन घर का माहौल देखते हुए वो भी चुपचाप मेरे बगल में आकर बैठ गया। उस वक्त उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं भी चुपचाप एक कोने में बैठकर शोक मनाती रही। दिन गुजरता गया और धीरे धीरे शाम हो गई। बस दोस्तों, इस कहानी का ये मोड़ सबसे भयानक मोड़ है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है अर्जुन ने उस रात मुझसे कहा कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। मैं उसे घर से थोड़ी दूर आगे खेतों के पास लेकर गई। उसने मुझसे कहा कि मैंने बहुत देर कर दी। मैं चाहता तो तुम्हें फ़ोन भी कर सकता था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि फ़ोन पर नहीं कही जा सकती थी। पर मैं नहीं जानता था कि तब तक माँ चली जाएगी। दोस्तों, उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे और अर्जुन बस बोले जा रहा था। मैं बस सर हाँ में हिलाए जा रही थी। और ठीक उस वक्त उसने मुझे एक ऐसी कहानी के बारे में बताया जिसके बाद मेरे रोंगटे तो खड़े हुए, लेकिन इस कहानी को पूरा अंजाम मिल गया कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था। दोस्तों, अर्जुन ने बताया कि वो जैसे ही अपने घर पर पहुंचा तो उसने अपने पिताजी से इस बारे में बात करी। पिताजी ने उससे कहा कि शाम होते ही वो उससे बात करेंगे। उस वक्त पिताजी अपनी विद्या में लगे हुए थे और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। उन्होंने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा तो तकरीबन 10 मिनट तक वो कुछ ना कुछ सोचते रहे। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे मेरे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा हो वो उनको एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा हो। दोस्तों, अर्जुन के पिताजी ने बताया कि इनका जो गांव में मकान है वो मकान इनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। और तो और पहले के समय में आदमियों का ही शासन चलता था। यूँ समझे कि उनके परिवार में एक अजीब ही रिवाज था। जैसे जैसे घर का बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मौत की तरफ जाता है तो वो जाने से पहले अक्सर अपने से छोटे आदमी को ये कहकर जाता था कि इस घर को नहीं बेचना, इस घर में हमारी देवी देवताओं और हमारे पूर्वजों का वास है, बोलकर भी इस घर को नहीं बेचना। बस ये प्रथा यहीं तक सीमित रहती थी। ये बात आगे किसी को नहीं बताई जाती थी जब तक कि किसी के मरने की सिचुएशन ना जाए। लेकिन दोस्तों, जो आरोही का भाई था वो अपनी जवानी के पीक पर था और पिताजी उनके अभी मरने की उम्र नहीं आई थी, क्योंकि वो भी लगभग 50 साल की उम्र में रहे होंगे और वो अपने वचनों के पक्के थे। इसीलिए उन्होंने मरने से पहले अपने बेटे को ये बात इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उनके पास समय ही नहीं था। उस वक्त यूँ समझो कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में जी रहे थे। दोस्तों, जब अर्जुन मुझे ये सारी बातें बता रहा था तो मैं एकटक बस उसकी तरफ देखती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे ये बात अगर हमें पहले पता होती तो शायद हमारा पूरा परिवार आज हंसता खेलता जी रहा होता। दोस्तों, अर्जुन ने लास्ट में बस इतना ही कहा कि ये तुम्हारा मकान बहुत अच्छा मकान है, यहाँ तक कि इस मकान के जरिए तुम आज यहाँ तक पहुँच पाई हो। और तो और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे मकान में तुम्हारे देवी देवताओं का वास है। अब तुम ही देखो ना, जिसने भी इस मकान को बेचने की कोशिश की आखिर मौत उसी की हुई। लेकिन आज तक तुम्हारे किराएदारों को इस बारे में जरा सी भी भनक नहीं है। यहाँ तक कि अगर ये मकान बुरा होता तो उनमें से कोई ना कोई किराएदार जरूर कंप्लेंट करता। नहीं आरोही, तुम्हारा मकान बहुत सही है, बस कभी भी भूल कर इस मकान को बेचने की बात मत करना। तो ठीक दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आरोही आज की डेट में अर्जुन की वाइफ बन चुकी है। और तो और शादी होने के बाद वो अक्सर अपने गांव वापस जरूर जाया करती है। वहां पर उस मकान में आज भी किराएदार रहते हैं और ठीक इतने सालों बाद भी आज तक कोई कंप्लेंट उस घर से नहीं आई है। दोस्तों, जाने से पहले बस एक सवाल आपके लिए छोड़ता हुआ चला जाता हूँ। अगर आप वाकई में इस चीज़ों को बिलीव करते हैं और आपको लगता है कि मैंने कहानी में जो कुछ भी बताया वो एकदम रियल है तो नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस कहानी में मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा, क्योंकि इस तरीके की कहानियाँ बार बार जन्म नहीं लेती। बस मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलता हूँ, बाय बाय।